नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का एक और नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ नाइन्थ वीडियो मतलब होता है हमारा 9th लेक्चर। टिल नाउ हम लोग ने 11th क्लास की अगर बात करें तो हम लोग ने अभी तक 1 से लेके 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 8 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने अभी तक न्यूमेरिकल पे बात भी नहीं किया। लेकिन जो भी हम लोग बात किए 1 से लेके 8 वीडियोस तक, पर वीडियोस अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट्स एवरेज, वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ बात किया थ्योरी पे। मतलब हमारे 11th अकाउंटेंसी का जो भी बेसिक्स हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है, हमने इसके बारे में टिल नाउ पढ़ा है। और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है सर। इसके जस्ट पीछे जो 8th वीडियो था, जहाँ मैंने वाइंड अप किया था चैप्टर नंबर 2 को, जो लोग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस मैनर में, तो उनके लिए वीडियोस कैसे चल रहे हैं, एक रूटीन चल रहा है। जो 8 देखने के बाद 9 पे आ रहा है उन्हें उतना दिक्कत नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज वो एक रूटीन में देख रहे हैं। बट जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहा है, हम एक बार कोशिश करेंगे कि चीज़ों को, जब चैप्टर नंबर ये 3 है ना, जब चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, चैप्टर 4 एंड अप हो जाएगा, तो एक बार पूरा 1 से लेके 4 तक हमने क्या क्या सीखा थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, वो रिवाइज करा देंगे। बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हर एक बच्चों जो यहाँ देख भी रहे हैं और जो वहाँ देख रहे हैं, 9 पे आने से पहले अपने लेवल पे, जितना डीप लेवल पे हम लोग पढ़े हैं यहाँ तक आते आते, तो एक बार इसके पीछे जितने हमारे हैं 1 से लेके 8 तक, उसको देख कर आना, क्योंकि उसमें तुम ये जान जाओगे कि हम लोग प्रिंसिपल्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि चैप्टर 1, 2, 3 1, 2 पढ़ चुके हैं। 1, 2 में क्या था, चैप्टर 1 जिस बेस्ड ओनली ऑन अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन पे, क्या होता है उसका फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशंस, क्लासिफिकेशन, ब्रांचेस, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, प्रोसेस, क्वालिटीज, सो ऑन। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था चैप्टर 1। बट हमारा जो मेन चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ था, चैप्टर 2 से, जहाँ तुमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स। ये अकाउंटिंग टर्म्स मार्क्स को तो साइड करो, हमारे लिए पता जरूरी क्यों थे, क्योंकि अकाउंटेंसी में तुम जो भी आगे सीखोगे, जानोगे, एक्चुअली उसको पढ़ते वक्त वो अकाउंटिंग टर्म्स हमको बार बार सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो जस्ट बिकॉज वो चीज़ें हमारे लिए बार बार इस्तेमाल में आने वाला है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उस वर्ड को, उसके बारे में थोड़ा सही लाइक फॉर एग्जांपल हमने बहुत से टर्म पढ़े थे, एक नहीं 30 टर्म तो मिनिमम पढ़े थे, और वो 30 तो मिनिमम है ही लिटरली। हम लोग अभी आने वाले टाइम पे 11th क्लास में ही कुछ नहीं तो 25-30 और पढ़ लेंगे, बट नॉट इन अ स्पेसिफिक चैप्टर ओरिएंटेड। चैप्टर्स के बीच में एक एक टर्म नया नया आता रहेगा, तो अब जो जहाँ पे आएगा वहाँ जानोगे। थ्योरी हमारा 2 चैप्टर हो चुका है, अब हमारा जो 3rd चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग। हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, देखो मैंने बहुत सी बातें पहले से बोर्ड पे लिख के रखा था। इसके पीछे 2-3 कारण है। मेरा मानना है कि मुझे वीडियो बहुत लंबा नहीं करना, पहली बात, और हम थ्योरी के नाम पे सिर्फ आके वर्बल बातें बोल के चले जाएं, ये भी थोड़ा सा अनफेयर होगा बच्चों के लिए, क्योंकि सुनना अच्छी बात है लेकिन थोड़ा देखना भी ज़्यादा अच्छा होता है। बट हम तुम्हें ज़्यादा कंटेंट बोर्ड पे पूरा लिख देंगे, लिखवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, हम तुम्हें इन सब का एक अफेक्टिव बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जो मैंने दिया बहुत बच्चों को जो मुझसे मांगे थे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअली मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और सिर्फ इस वीडियो में नहीं, हर एक वीडियो के रहता है, तो वहाँ से टेक्स्ट करोगे हम पूरा भेज देंगे, कंटेंट एंड मटेरियल सो ऑन। बुक में भी दिया होता है, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो उतनी बातें लिखा है जितना एक लिमिटेड अमाउंट तुमको पता होना चाहिए। और डीप जानना है तो बुक इज बेस्ट। बुक में चीज़ों को और एलैबोरेटेड में दिया होता है विद एग्जाम्पल के साथ। हम उतनी बातें बोर्ड पे नहीं ले सकते, टाइम लग जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर का मैंने बेसिक लेवल बातें लिखा हुआ है, क्या चीज़ कैसे लिखा है हम लोग डिस्कस एक एक करके सब करने वाले हैं। बट उसके पहले एक और आखिरी बात, देखो बेटा, अभी हम लोग का थ्योरी चल रहा है, हो सकता है कुछ बच्चे थ्योरी पहले से पढ़े हों, बट फिर भी इसलिए दोबारा सुन लो क्योंकि कॉन्सेप्ट के लेवल पे तुम्हारे लिए जो प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं।
ये एक लेवल पे हेल्प करता है तुम्हें अकाउंटेंसी में थोड़ा सा और इन्वॉल्व कराने में। चैप्टर 1 जो थ्योरी था वो तुम्हें एक हद तक इन्वॉल्व कराया। चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स तुम्हें थोड़ा सा और इंगेज किया विद अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। देखोगे तो तुम बहुत से टर्म्स जान गए एक लेवल तक। अब जब प्रिंसिपल्स पढ़ते हो ना, इस चैप्टर को जब पढ़ लोगे तब तुम्हारा जो माइंड है थोड़ा सा ही सही लेकिन अकाउंट को लेके और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जल्दी आओ, बैठो, इधर ही बैठ जाओ। तो अब देखो, अभी तक जो मैंने बेस तैयार किया तुम्हारे इस चैप्टर को लेके एंड ओल्ड चैप्टर्स को लेके, इस पे गौर करना और थोड़ा सा पढ़ कराना पहले का। 9th वीडियो है, तुम देख सकते हो जो मैंने बातें कहा था फर्स्ट वीडियो में कि आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं। हम लोग उन पूरे बातों पे अमल कर रहे हैं और टिल नाउ 9th वीडियो आते आते हम स्ट्रांगली कह सकते हैं बीते 1 से लेके 8 वीडियो तक, लास्ट 1 से लेके 8 वीडियोस तक हमने लगभग जैसा जैसा चाहा है मेरे लेवल पे वैसा वैसा होता चला जा रहा है और बिलीव मी इसके आगे भी होता चला जाएगा। तो अभी थ्योरी चल रहा है ना, मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोस और, आगे 9th वीडियो है तो क्लोज टू 12th वीडियो आते आते हम लोग पूरे जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अकाउंटेंसी के जो हमें पता होना चाहिए 11th तक कॉमर्स अकाउंट लेने के बाद, पढ़ने के बाद वो कवर हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग 13 वीडियो के नियर बाई स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल जब पढ़ोगे तब वहाँ पे सारे थ्योरेटिकल बातें जो तुमने यहाँ सुना है, देखा है, जाना है एक हद तक, वो वहाँ पे हेल्प करेगा। उस न्यूमेरिकल को लगाते वक्त तुमको अकाउंट से फैमिलियर रखेगा। अदरवाइज जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, यही देखो, अब मेरे एक सर हैं, वो मुझसे बड़ा प्यार से आज बोले, पता क्या बोले कि भाई सर आपका हम कल वीडियो देख रहे थे। कौन सा? 12th क्लास वाला। तो उनका बड़ा स्टेटमेंट अच्छा था। वो ये कह रहे थे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन जो भी आप बता रहे थे सुनने में अच्छा लग रहा था। मतलब कि उनको कंटेंट समझ भले नहीं आ रहा था बट उनको जो चीज़ें चल रही थी वो उनको बोरिंग या एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लग रहा था। अब फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है सर, अगर आप उसी चीज़ को शुरुआत से देखे होते हैं, मतलब नॉट उस वीडियो में, उस चैप्टर का शुरुआत जहाँ से हो रहा है वहाँ से देखे होते हैं तो आपको भी वो चीज़ें आ जाएगा, डैम श्योर। तो अगर 11th अकाउंटेंसी को बच्चा पढ़ रहा है तो वही सेम हालात है, वो डायरेक्ट आज ही देखेगा, शायद उसको एक उतना समझ ना आए, बट जो 1 से देखता आ रहा है, साथ सुन रहा है, पढ़ रहा है और पूरा फॉलो कर रहा है, आई गारंटीड उसको पूरा अकाउंट आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है। गारंटी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज चीज़ें हार्ड नहीं है, बेसिक बातें हैं, बस तुम्हें वो चीज़ें पता होना चाहिए। चलो अब आते अपने चैप्टर के नाम पे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है टिल नाउ? अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन एंड दूसरा अकाउंटिंग के वेरियस टर्म्स। अब हमारा चैप्टर क्या शुरू हो रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर से क्या समझते हो? देखो, अकाउंटेंसी को करने के लिए भी हमारे पास कुछ नियम कायदे हैं। कोई बाहर है क्या? ओके, अकाउंटेंसी को भी करने के लिए हमारे पास क्या है? जैसे अब सिर्फ अकाउंटेंस छोड़ो, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो मेरे भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं और सिर्फ मेरे नहीं हैं, वर्ल्ड में जितने टीचर सबके प्रिंसिपल्स हैं सेम जो मेरे होंगे। फॉर एग्जांपल क्या मेरे प्रिंसिपल्स हैं कि हम जो पढ़ाएं एट एनी कॉस्ट गलत ना पढ़ाएं, ना पढ़ाएं चलेगा बट गलत ना पढ़ाएं एटलीस्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या हो सकता है? हम तुम्हें कभी भी गलत चीज़ ना सिखाएं, गलत डायरेक्शन में जाने के लिए इनकरेज ना करें, गलत चीज़ प्रमोट ना करें, है ना। तुमको एक सही डिसीजन लेने लायक बना दें किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। सेम एज लाइक डॉक्टर के प्रिंसिपल भी होते हैं कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करे नॉट बाय सीइंग हर और हिज स्किन कलर, कास्ट एंड सो ऑन। उनके भी अपने सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो उनको मानने या फॉलो करने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे होते हैं। और सिर्फ वो नहीं, हर एक डॉक्टर कर रहे होते हैं। इसी तरह लॉयर भी है,
वो भी अपने प्रिंसिपल्स से समझौता नहीं करते हैं, वो भी एज पर द जो उनके नियम कायदे बना के दिए गए हैं कोर्ट के थ्रू या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशन जो उनका पूरा एक संस्थान है उसके थ्रू, वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उन्हें पता नहीं फॉलो किए तो फिर हम पे एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इमेजिन करो कि जब हर कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है तो क्यों हम लोग पीछे रहे। हम लोग मतलब होता है कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हो तो अकाउंटिंग भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है, तुम हर चीज को एक रिटन शेप दे रहे हो। अकाउंटिंग क्या होता है एक्चुअली, हमारे सारे बिजनेस एक्शंस को एक रिटन लैंग्वेज प्रोवाइड करना। व्हाट इज रिटन लैंग्वेज प्रोवाइड करना, मतलब हमारे हर एक एक्शंस को एक बुक के शेप में रिकॉर्ड करना, उसको समझने लायक बनाना। तो ये सब हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। और जब ये काम कर रहे हो जो बहुत ज़रूरी है तो इट्स बेटर उस काम को अच्छे से किया जाए ताकि हमारे लिए वो मीनिंगफुल बनकर आए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसीलिए बनाया गया है समय के साथ। ये प्रिंसिपल कोई पहले से हमारे लिए ग्रंथ में रखा हुआ ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा भी है, इट इज क्या लिखा हुआ है। ये खास बात है प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कि ये सब हमने ही बनाया है आपस में आम सहमति रखते हुए। तो फिर क्या ना एक और वर्ड क्या लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल्स कोई हमें कहीं से वरदान मिला है या किसी से हमको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ह्यूमन बीइंग्स ने समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ प्रैक्टिस करते करते उसको अपने काम में लेते लेते हमने क्या किया है, उसको अडॉप्ट कर लिया है। और हमने उसको प्रिंसिपल का नाम दे करके हर किसी को बता दिया कि भाई हमने अभी तक ये करते आए हैं तो हमको बेनिफिट मिला है, ये आप भी करिए। प्रिंसिपल इसको ही कहा जाता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो अप्रोच है हमारे अकाउंटेंसी में इसीलिए इमर्ज हुआ जस्ट बिकॉज चीज़ों को बेहतर वे में रखना, रिकॉर्ड करना, समझना और उससे कुछ कंक्लूजन निकालना तभी पॉसिबल है जब हर चीज़ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में हो रहा है। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हम थोड़ा सा बेस पे बात कर रहे हैं। जब ये चैप्टर शुरू हो जाएगा कंटेंट लेवल पे, जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे प्रिंसिपल्स के एक्सप्लेनेशन पे, तब जब कल मिलेंगे तो डायरेक्ट आगे ही बढ़ेंगे, तब इतना बेस तैयार नहीं करेंगे। बस इतना जान लो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास कुछ नियम कायदे दिए गए हैं और वो नियम कायदे कोई रेडीमेड बनाया नहीं था, वो हमने आपस में कॉमन कंसेंट के लेवल पे, आम सहमति के लेवल पे क्या किया है, बनाया है, एक दूसरे को सौंपा है और आगे भी सौंपते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ना प्रिंसिपल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। जो मेन बातें हैं, मैंने बहुत सी बातें बोर्ड पे लिख के रखा है। देखो फिर से कह रहे हैं, मैंने कंटेंट बहुत इलेबोरेट नहीं किया हुआ है, बुक में शायद दिया अच्छे से, वहाँ भी दे सकते हो, बट मेरा कोशिश रहेगा टॉपिक्स को आज मैक्सिमम एज पॉसिबल उसको एक्सप्लेन करने का, ताकि तुम्हारे माइंड में उसके बारे में जितनी बातें जा सकता है वो आज चला जाए, बाकी तुम किताब से पढ़ो वो और बेहतर हो जाएगा। ठीक, और सुनने पे जोर दिया करो, चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या है। तो मैंने क्या लिखा है, देखो दो बातें लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है पे, नोट। तो नोट पे चलो पहले चलते हम लोग, जरा पढ़ो क्या लिखा है। Accounting information is and statements are prepared according to some standards and rules। हमारे सारे इंफॉर्मेशन जो हम अब बनाते हैं, अब प्रेजेंट लाइफ में अकाउंटिंग डेटा जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अपने आप नहीं बनाते हैं, उसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं, स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं, लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, रूल्स फिक्स किए हैं। इन सब के थ्रू जो हम काम कर रहे हैं तब हमारा अकाउंटिंग ज़्यादा अफेक्टिव होता है। तुम इसके बिना भी करोगे तो अकाउंटिंग हो जाएगा। जैसे अगर हम तुम्हारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपने, तुम लोग का मतलब जो बैठे हो, तो ये भी अकाउंटिंग है, बट क्या कोई नियम कायदे यहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल कौन बच्चा कब आ रहा है, कौन बच्चा एब्सेंट कर रहा है, या कौन यहाँ के टेस्ट में कितना मार्क्स पा रहा है, हम इसका रिकॉर्ड बना रहे होंगे तो अपने अकॉर्डिंग बना रहे होंगे, कहीं नॉर्मल लिख दिए या नहीं भी लिखे, अटेंडेंस मार्क कभी मार्क नहीं भी किए, तुम कभी लेट फीस जमा किए, ये सब क्या है, इसका कोई रिकॉर्ड बना रहा है तब भी काम चल रहा है ना। बट स्कूल में क्या होता है, एक एक चीज़ का एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट होता है।
तुम्हारे स्कूल में जाने से लेके वहाँ से निकलने तक, है ना, एडमिशन लेने से लेके तुम्हारे स्कूल छोड़ने तक, टीसी लेने तक, हर चीज़ के समय पे क्या होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा होता है, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे एक नियम कायदे होते हैं जो सिर्फ वहाँ पे नहीं, सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूट में होता है, जो कंपलसरी भी है। तब जाके तुम स्कूल्स को कंपेयर कर पाते हो, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि जहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उस स्कूल को, उस हॉस्पिटल को, उस बिजनेस हाउस को हम उसके डेटा को इफेक्टिव मानते हैं एंड कंपेरेबल मानते हैं। और ये जितने स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये सब एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट पे हैं। ये पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, GAPP, इसको गैप बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है, एमसीक्यूज में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब हम जितने भी नियम पढ़ेंगे वो सब कोई बना बनाया के रखा नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स ने ही आपस में जनरल एक्सेप्टेंस के तौर पे एक दूसरे को सौंपा है और आगे फॉरवर्ड किया है। और ये कहाँ बनता है, जो बड़े पोस्ट पे हैं, लाइक जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, तुम्हारे इंडिया में तुमने सुना होगा एक प्रोफेशनल कोर्स CA, जो बच्चा कॉमर्स लेता है वो इसके बारे में सबसे पहले जान लेता है, भले वो बन पाए न बन पाए बात की बात है। फुल फॉर्म क्या है इसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब उस CA का जो पूरा पढ़ाई लिखाई है, जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसका पूरा प्रोसेस है, एग्जाम करवाने का जिम्मेदारी किसके पास है, जानते हो, ICAI। फुल फॉर्म क्या है इसका, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब इनका काम क्या है, आई थिंक इंस्टीट्यूट नाम था, सॉरी, हाँ सॉरी, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, इंडिया में, कंट्री में, मतलब हमारे देश में अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में रूल्स रेगुलेशंस को बनाना सिर्फ इनका नहीं, और भी लोगों का काम है। और वो सब हमारे लिए क्या है, गैप के अंडर में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ को जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर किसी को सौंप रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी के लिए अलग किया, किसी के लिए अलग किया है। जो भी नियम है वो सबके लिए क्या है, यूनिफॉर्म्ड है। ये तो हुआ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम का था। हमारा मेन बात यहाँ शुरू होता है, क्या लिखा है जरा पढ़ो, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या लिखा है, द रूल ऑफ एक्शन और द कंडक्ट which is adopted by the accountant universally, what is universally, commonly, एक जैसा, with while recording the transactions। मतलब वो नियम कायदे, वो रूल्स जिसको हम वही कह रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो रूल्स ऑफ एक्शंस जो हमारे किसी भी काम को करने में हेल्पफुल हैं, जिनके थ्रू हमारा सारा काम इफेक्टिवली हो रहा है। कैसे हो रहा है सब कुछ जानोगे भी नहीं, यहाँ तुमने अभी सब कुछ पढ़ना कैसे, ऐसे थ्योरी के लेवल पे पढ़ोगे। ये सारे प्रिंसिपल्स एक्चुअली न्यूमेरिकल में या रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं सब जानोगे। तो एक काम करते हैं, यही बात एक एग्जाम्पल देख ही लो। अच्छा, सबसे पहला ये पढ़ो, तीसरा वाला, क्योंकि प्रिंसिपल जब पढ़ते हो तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। गिन के मुझे पढ़ना है 12 से लेके 14 प्रिंसिपल। मैंने कितना लिखा है अभी, सिर्फ, बाकी जो रह जाएगा 6-7 और, वो कब पढ़ेंगे हम लोग, कल। तो इतने में से मैंने एक टिक किया पहले, क्या लिखा जाए पढ़ो। हमने क्यों इसको अपना एज अ प्रिंसिपल कहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इस प्रिंसिपल में से क्या नियम बताया जा रहा है जो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए बिजनेस को करने से पहले, अकाउंटिंग को करने से पहले। और ये प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ा बात नहीं कह रहा है, मैंने पहले भी कहा, ये लोगों ने ही आपस में जनरल एक्सेप्टेंस के तौर पे प्रिंसिपल बना के हमको दिया है। भाई ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे बड़े जो लोग थे उन्होंने हमको बताया है प्रिंसिपल के तौर पे कि भाई अगर अकाउंटिंग कर रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, तो इस बात को याद रखना। ऐसे और बातें भी हैं, 12-13 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से अभी मैंने क्या किया, डेफिनेशन के तुरंत बाद एक पिकअप किया जस्ट फॉर गिविंग द एग्जांपल कि प्रिंसिपल में क्या खास देखते हो। तो क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है, नाम से भी क्लियर है, गोइंग कंसर्न्ड कॉन्सेप्ट, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो बता रहा है बिजनेस को जब करोगे हमेशा उसको गोइंग कंसर्न्ड पे रखोगे। ये गोइंग कंसर्न्ड क्या होता है, कंसर्न्ड क्या होता है,
हमारा अपना मानना, हम क्या मान के चल रहे हैं। तो जब बिजनेस करोगे ना, उस बिजनेस को करने के पीछे जो माइंडसेट हमारा होना चाहिए वो कैसा रहे, गोइंग मतलब क्या होता है, इट मस्ट रन फॉर एवर। जब तक बिजनेस को चला सकते हो तुम्हें उस बिजनेस को चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई तुम बिजनेस आज स्टार्ट करो 2 दिन बाद बंद कर दे रहे हो, और जब 2 दिन बाद बंद करना ही था तो आज स्टार्ट क्यों किया। बिजनेस तभी बंद किया जाता है जब या तो लॉस लगातार हो रहा हो या कोई एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो गया हो, तुम बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में हो तो फिर कौन जाएगा, या फिर तुम्हारा बिजनेस इलीगलिटीज कैटेगरी में आ गया हो, कोर्ट ने सैंक्शन लगा दिया भाई ये बिजनेस चलना नहीं चाहिए, बंद करिए इसको आप लोग, या गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, जो ऐसे अनफॉर्सीन एक्टिविटीज हैं। अदरवाइज मेनली लॉस। जब सब कुछ सही चल रहा है तो भाई बिजनेस को करो लंबे समय तक। अब सोच लो कि ऐसे कितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, लाइक मुकेश अंबानी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रतन टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब उन लोग के रहते हुए या उनके देश दुनिया को छोड़ जाने के बाद भी स्टिल उनका कंपनी मौजूद है और आगे भी कोई और कंटिन्यू करेगा, वो किसी को हैंड ओवर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस जब करो तो हमेशा गोइंग कंसर्न माइंडसेट से करो। ये माइंडसेट एक तरीके से है, और इसको हमने प्रिंसिपल बना के क्यों दिया कि लोग इस बात को रेस्पेक्ट करें। भाई बिजनेस का मतलब होता है 24/7 एक्टिविटी। व्हाट इज बिजनेस, क्या होता है कि किसी भी काम में तुम इंडल्ज हो, इन्वॉल्व हो ऑलवेज, लंबे समय तक लिए। तुम नोटिस करना, बिजनेस वही लोग करते हैं जो तैयार होते हैं 24 घंटे उस काम में इन्वॉल्व होने के लिए, और जो ग्रो करते हैं ना बिजनेस में, वो एक्चुअली अपने बिजनेस को हमेशा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई घर आ गए तो फिर बिजनेस बंद, दुकान बंद हुआ है बट बिजनेस तो भी चलता रहता है। कोई कस्टमर फोन किया तो मुझसे नेगोशिएट करते हो, बातचीत करते हो, उसको ये नहीं बोलते भाई कल आइएगा, कल बात करेंगे। जहां तुमने ऐसे कहा तो क्या करेगा, तुम्हारे जो और भी कॉम्पिटिटर्स वहाँ चला जाएगा। तो बिजनेस जब ऑलवेज वाला काम है तो उसको प्रिंसिपल मान के अपने अकाउंटिंग को भी फिर क्या मान लो, ऑलवेज वाला काम, कि तुम्हें बिजनेस में अपने एक्टिविटीज लंबे समय तक करने की बात जब हो रही है तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। गोइंग कंसर्न क्या बताता है हमको कि बिजनेस विल रन फॉर एवर, ये तुम मान के चलो। तुम्हारा बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहिए, चलेगा, ये मान के चलो। ना चले बात अलग है, तुमने आज स्टेब्लिश किया, 1 साल लगातार लॉस हुआ, बंद करना नौबत आ गया। कोई लॉस इमेजिन नहीं करता, ये लॉस होगा, बट सब कुछ हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। बट हम कह रहे ऑप्टिमिस्टिक रहने में क्या दिक्कत है, हम एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये मान के चले कि भाई ये बिजनेस मेरे मरने के 500 साल तक चलता रहेगा और मेरे जो भी आगे के लोग आएंगे वो उसको चलाएंगे। ये एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। और ऐसे हैं कंपनीज जो 200-300 ईयर से चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल कोका-कोला, 100 ईयर प्लस वो कंपनी है, हाँ है ना, 100 साल पुरानी कंपनी है। ये क्या दिखाता है कि उनका जो बिजनेस चल रहा है वो इसी अप्रोच को स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है ना। तो ये प्रिंसिपल हुआ, वो ये ठान ले भाई इतने कॉम्पिटिटर आ चुके हैं। हम जब थे मार्केट में 100 साल पहले हम अकेले थे, आज हमारे साथ 50 कंपनीज आ चुकी हैं सॉफ्ट ड्रिंक के लेवल पे, उनका भी बिक रहा है, तो अपना क्या ही बेचेंगे, चलो बंद करते हैं। क्या ऐसा वो सोचते हैं? वो नहीं भाई, वो जब थे, जब कोई नहीं था तब भी वो थे, आज 100 आ चुके कॉम्पिटिटर तो भी वो हैं। ये माइंडसेट होना चाहिए बिजनेस को करते वक्त। ये प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? क्योंकि जरूरी है, तुम इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते हो। तो यहाँ वही बातें लिखा था, जो रूल्स हमको हेल्प करता है यूनिवर्सली, मतलब क्या होता है, जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं ना प्रिंसिपल्स को लेकर के, These all principles are also acceptable in everywhere। तुम फॉरेन चले जाओ, वहां भी यही सब बातें सिखाया जाएगा, अलग वे हो सकता है लेकिन बातें यही रहेगा घूम फिर करके, कि वहां बताया जाएगा बिजनेस करना है तो लंबे समय तक करने का माइंडसेट रखो। दिस इज प्रिंसिपल, सिद्धांत मानना पड़ता है बातें। तो ये तो हुआ डेफिनेशन। अब पर्पस, हम क्यों प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं, Why these principles are helpful or beneficiary for ourselves। तो यहाँ 3 बातें मैंने लिखा है। सबसे पहला, वो प्रिंसिपल क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है। सिर्फ मेरे केस में नहीं लाता है, देखो 2 अप्रोच होता है। तुम सेम प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो अपने आप में यूनिफॉर्मल रहोगे ईयर वाइज, कि जो तुमने डेटा बनाया था पिछले साल
उसके पिछले साल और जो आज बना रहे हो यूनिफॉर्म रहेगा इन द टाइम, इन द कॉन्टेक्स्ट टू मेथड, इन कॉन्टेक्स्ट टू एक्शंस, इन कॉन्टेक्स्ट टू डिसीजन मेकिंग। जब नियम सेम होते हैं तो डेटा भी एक कंपेरेबल आता है, अंडरस्टैंडेबल आता है एंड लास्ट पॉइंट का लिखा हुआ है रिलायबल। क्या होता है पता है? कि हम उस डेटा पे बिलीव कर पाते हैं। ये सब कुछ क्या दिखाता है कि अगर प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं किसी भी बिजनेस हाउस के अंदर अकाउंटिंग को करते वक्त, तो वो डेटा यूनिफॉर्म रहेगा, नॉट एक जैसा रहेगा, लेकिन उसका जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है वो यूनिफॉर्म रहता है। तुम दो कंपनीज को इजीली कंपेयर कर पाते हो बिकॉज दे बोथ आर फॉलोइंग द सेम रूल्स, सेम रेगुलेशन विच हैज बीन मेंशन्ड इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी आगे तुम और जानोगे समय के साथ। अब नीचे जाने से पहले थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, नेचर। पता है नेचर क्या होता है? इन प्रिंसिपल्स में खास बात क्या दिखता है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उन प्रिंसिपल में ऐसा क्या यूनिक बात है जो उसको अलग बनाता है कंपेयर टू अदर। मतलब उसमें से क्या खास बात है, प्रिंसिपल जो पढ़ लो यहाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली 5। जब और आगे पढ़ लोगे तो इन सब प्रिंसिपल में तुम्हें क्या अच्छी बात दिख रहा है? सबसे पहला, ये हमको एक ऐसा रूल्स दे रहा है जो यूनिफॉर्म्ड है। जो बातें अभी मैंने कहा दैट यू मस्ट डू बिजनेस विद द माइंडसेट ऑफ गोइंग कंसर्न, कि इट विल लास्ट फॉर एवर अनलेस समथिंग बैड हैपेंस विथ यू। लॉस जब तक ना हो जाए हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस हमारा लास्ट करेगा, लंबे समय तक चलेगा। ये अप्रोच सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया में जितने बिजनेसेस चल रहे हैं, जो अकाउंटिंग कर रहा है, सबका ये माइंडसेट है। तो दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म फॉर ऑल, एक जैसा होता है, मैन मेड। एक भी बातें हमें कहीं से बना बनाया दिया नहीं गया है, हमने आपस में उसको सेट किया है, बनाया है अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर। हमने देखा कि भाई जो बिजनेसेस इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न, वो लंबा चल रहे हैं। अब जिनके सोच में डाउटफुलनेस है कि यार बिजनेस कर रहे हैं, बंद कर दें क्या 4 दिन बाद, नहीं चल रहा है, तो वो बंद कर देते भी फिर है। बट जो इस माइंडसेट से नहीं, कोई बात नहीं, लॉस 4 दिन हो रहा है, ठीक है, हम 5वें दिन भी बिजनेस खोलेंगे, अरे कभी तो प्रॉफिट होना शुरू होगा, जरूरत है प्रॉफिट में, प्रॉफिट हमेशा ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो जो इस तरह का माइंडसेट रखा था उसका बिजनेस ग्रो किया भी है। दैट्स वाई हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा जितने प्रिंसिपल पढ़ रहे हो वो मैन मेड है, वो हम नहीं बनाया है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक एज पर द सिचुएशन एंड कंडीशंस। फ्लेक्सिबल, जो मैंने अभी जस्ट बातें कहा कि कोई भी प्रिंसिपल रिजिड नहीं होता है, उसको चेंज करना पॉसिबल है अप टू द सर्टेन एक्सटेंट, जितना हमें जरूरत लगे। तुम्हें कोई ये नहीं कह रहा कि प्रिंसिपल जो बातें पढ़ोगे उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। भाई यहाँ पे लिखा है गोइंग कंसर्न, तुम्हें मन है कि नहीं भाई हमको जाना 10 दिन वेकेशन पे, तुम बिजनेस बंद करना चाह रहे हो, उसमें नुकसान भी होगा, कोई बात नहीं, तो बंद करो, कौन तुम्हें रोक रहा है? बट नहीं, तुम प्रिंसिपल पढ़ लियो, अब तुम बंद ही नहीं कर रहे हो, पूरे 365 डेज चला रहे हो बिजनेस, सिंगल डे लीव नहीं ले रहे हो, संडे को भी खोल दे रहे हो, तो ये तो फिर तुमने एक तरह रिजिड हो गया ना। प्रिंसिपल ये तुम्हें कह रहा है कि भाई तुम एकदम रिजिड रहो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो कि भाई तुम्हारा दुकान का टाइमिंग था सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक, तुमने थोड़ा चेंज कर दिया, गर्मी बहुत पड़ रहा है, सुबह 9 से 12, फिर 4 से 9, तुमने बीच में 4 घंटा क्या कर लिया, बंद कर दिया, बिकॉज ऑफ इतना गर्मी में कौन ही दुकान कस्टमर आएगा, तो तुमने मॉडिफाई किया ना। ये सब एडजस्टमेंट है पॉसिबल। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि भाई तुम पूरे प्रिंसिपल को 100% फॉलो करो, इट इज डिपेंड ऑन यू एज पर योर चॉइस। तो इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी मॉडिफाइड अप टू आवर एक्सटेंट। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज जनरल एक्सेप्टेंस, मतलब एक भी प्रिंसिपल हमने फोर्स नहीं किया है कि आप इसको लागू करिए। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया ना, क्या मुझे कोई फोर्स किया है क्या कि हम तुम लोग का डेटा रिकॉर्ड बनाए एकदम प्रॉपर मैनर में, तुम्हारे लिए पूरा एक एक चीज़ का मेंटेनेंस करें? यहाँ की बात कर रहे हैं हम, नहीं ना, मेरे ऊपर है, कोई और कर रहा है उसका चॉइस है। तो इसका मतलब लोगों ने आपस में जनरल एक्सेप्टेंस रखा है कि ये प्रिंसिपल काम का तो है, फॉलो करेंगे तो बेहतर है, नहीं करें कोई बात नहीं, बस उनका डेटा थोड़ा सा इनएफेक्टिव रहेगा, फॉलो कर लेंगे तो वो क्या रहेगा फिर, अब
effective, more better to understand and compare your data with yourself और others data के सब compare करने में help करेगा। तो ये तो हुआ हमारा नेचर जो एग्जाम में आ सकता है। मेन हमारा इस चैप्टर का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इस पूरे चैप्टर का अभी तक जितनी बातें मैंने कहा है टिल नाउ, ये सब हमारे बेसिक पे काम हो रहा था। इस चैप्टर का मेन हेडिंग सिर्फ प्रिंसिपल में पढ़ना है। ये 5 आज पढ़ेंगे और 6-7 कल पढ़ेंगे, बट जो बातें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साइड की बातें हैं, वो सब हमारे लिए एक्स्ट्रा बातें हैं जो इस चैप्टर में तुम्हें इन्वॉल्व करा रहा है एंड थोड़ा सही तुम्हें अकाउंट से थोड़ा सा और क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और मैंने बार बार कहा है, कॉमर्स में अकाउंट ले रहे हो तो हमेशा इस सब्जेक्ट को समय दो। स्टार्टिंग का 1 महीना 1.5 महीना, और जो चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी 3-4 दिन समय दो। कोई बुराई नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जितना टाइम देते हो ना तुम्हें वो चैप्टर उतना सिंपल एंड ईजी लगता है फिर। तो अब देखो प्रिंसिपल्स हमारे कितने टाइप्स के हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 होते हैं एज पर बुक के हिसाब से, एज पर 11th CBSE के हिसाब से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मतलब जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, हमने उन सारे प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरीज में। क्या क्या लिखा है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग। अब ये क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स हमारे ऐसे होते हैं जो इस टाइप के होते हैं। क्या लिखा है? वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है? कन्वेंशन क्या होता है कि हम उस पर अपना एकदम जोर दे रहे हैं कि नहीं ये तो करना ही चाहिए। दोबारा कह रहे हैं, व्हाट इज कन्वेंशन? इसका अप्रोच क्या है कि हम इसमें उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, इस वाले में हम उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिसको कि हम एक तरीके से लंबे समय तक उसको एक्सेप्ट किए थे। हमने नहीं, हमारे बड़ों ने एक्सेप्ट किया था, हमको उन्होंने कहा है तो हम भी करेंगे। अब जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लो हमें कहा गया है कि भाई रात में भोजन नहीं करना चाहिए आफ्टर 12 PM के, आफ्टर 12 AM के बाद, मतलब रात में एकदम, ये हमारे बड़ों ने कहा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी बात को मान रहे हैं और कन्वेंशन के साथ मान रहे हैं कि नहीं भाई बड़ों ने कहा था नहीं करना चाहिए, है ना। इसी तरह बहुत सी बातें हैं जो हमें सिखाया गया हमारे बड़ों से कि भाई ये काम मत करना, ये काम करना, ये काम ऐसे मत करना, ये काम वैसे मत करना। ये हम लोग सीखते हैं ना अपने बड़ों से, और हम लोग को कहा जाता है भाई तुम भी इसको मानो बिना इफ बट किए, बिना ज़्यादा सवाल किए। अगर सवाल कर भी रहे हो तो एक हद तक करो तभी बात मानो, लेकिन दैट इज कन्वेंशन कि एकदम कन्विक्टेड रहो किसी के बातों पे जो तुम्हें सिखा पढ़ा रहा है। अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा कि भाई इस तरह से पढ़ोगे तो तुम्हारा भला है और तुम मेरी बात मानना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए उसी तरीके से, दैट मीन्स यू आर कन्विक्टेड टुवर्ड्स माई स्टेटमेंट एंड माई यू कैन से अप्रोच। जैसे मैंने समझाया तो वैसे बात मानना शुरू कर दिए। तो हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं ऐसे जिसको कि पढ़ के लिखा है कैन बी मॉडिफाइड ओवर टाइम, तुम उसे चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो प्रिंसिपल कन्वेंशन के साथ बनाया गया है कि किसी ने कस्टम प्रैक्टिसेस बाय यूजेस कि समय के साथ उसको किया, उनको लगा कि उनको उसका बेनिफिट मिला है तो वो तुमसे भी कह रहे हैं तुम भी ये करो बेनिफिट पाओगे। दैट इज मतलब तुमने किसी और के एक्सपीरियंस, किसी और का जो एक्सपेरिमेंट था, उनका जो बिलीफ था वो तुमको सौंप रहे हैं और तुम्हें भी वो करना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली अपने लेवल पे कह रहे हैं। तुम्हारा मन थोड़ा मॉडिफाई करके उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज एज इट इज उतार लो, तुम्हारी मर्जी। एंड इसमें एक बात और लिखा है, इट इज फॉलोड बाय कन्वीनियंस एंड प्रूडेंस। ये क्या होता है? मतलब इसमें ये कहा जाता है कि भाई हम तुम्हें जो कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना भी विवेक इस्तेमाल करो। यहाँ पे कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि भाई देखो इस तरह दौड़ोगे तो जीत जाओगे रेस, अब तुम थोड़ा अपना एडजस्टमेंट कर रहे हो अगर ज़्यादा अच्छा है। तुम पूरी मेरी बात मान गए और जो मैंने कहा था वो मैंने अपने अकॉर्डिंग कहा था और मैंने स्टेटमेंट जोड़ा था कि थोड़ा अपना भी ध्यान देना, अपना माइंड लगा लेना हल्का फुल्का। एक बच्चे ने क्या किया, सारी बातें मेरा ही माना, अपना दिमाग लगाया नहीं, तो उसमें वो फेल्ड हो गया। अब वो रो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? भाई वो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पे था, हम तुमसे शेयर किए हैं,
तुम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लो एज पर योर सिचुएशन एंड कंडीशन। जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि भाई इस तरह पढ़ाई लिखाई करो, वो मुझे बेनिफिट दिया था, तो वो मुझे बेनिफिट दिया था मेरे टाइम पे, जिससे मेरा रहा होगा। क्या जरूरी है सेम सीजन तुम्हारा भी रहा होगा? नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये कहा जाता है इस प्रिंसिपल को पढ़ते और फॉलो करते वक्त, दैट दीज प्रिंसिपल्स शुड बी टेकन into consideration but you must be careful enough while implementing it as per your situation। क्योंकि तुमको देखना होता है तुम्हारा माहौल क्या है, तुम उसको ब्लाइंडली बस मैंने कह दिया फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं है। तुम सिचुएशन देख लो और उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करो, मतलब यहाँ पे तो केयर करो। एंड वो चीज़ें कैसे बनी है, इंसानों ने कैसे बनाया है, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। एंड उसको मॉडिफाई करना एज पर योर नीड जरूरी होता है। इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल वाले क्लास में, क्योंकि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसके प्रिंसिपल इसमें ज़्यादा आते हैं। मतलब मान के चलो इसमें कम से कम लोग पढ़ेंगे 9-10 प्रिंसिपल यहाँ पे ही पढ़ लेंगे, 3-4 के आसपास इसमें आता है। तो हमारे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें आते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें हम उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जो लोगों ने बनाया है थ्योरेटिकल बेसिस पे, अजम्पशन करके बनाया है। ये क्या होता है, व्हाट इज थ्योरेटिकल तरीके से बनाना। इसमें हमने बेसिकली कोई ऑन एक्सपीरियंसेस बेसिस नहीं बनाए थे, हमने यहाँ पे अजम्पशन किया है और अजम्पशन के अकॉर्डिंग थ्योरीज बनाए हैं, और उन थ्योरीज को हमने प्रिंसिपल का नाम दे दिया। मतलब यहाँ पे एक तरीके समझ लो, तुमने कुछ ऐसा प्रिंसिपल बनाया जो है थ्योरेटिकल बट अजम्पशन बेस्ड है, कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली होगा कोई जानता नहीं है, बट यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, अजम्पशन पे। वर्ड क्या लिखा है जरा पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये हमारा एक मानना है, यहाँ पे क्या है कि इसको मानना ही चाहिए, और यहाँ पे क्या है एक बस हाइपोथेटिकल बात चल रहा है, इमेजिनेशन पे चल रहा है कि अगर बिजनेस करते हो तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिजनेस करने का माइंडसेट रखो। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो इस तरह का अप्रोच रखा है वो ग्रो करेगा, जो नहीं रखा है वो ग्रो शायद ना करे, क्या पता ग्रो कर भी जाए बट शायद क्या पता ना भी करे। तो ये हमारा क्या है, अजम्पशन है, इसमें कोई हमारा कन्वेंशन नहीं कि हाँ ऐसा होगा ही। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन प्रिंसिपल की बात करने वाले हो जो कि ऑन पेपर लेवल पे बनाया गया, थ्योरेटिकली आइडियाज के थ्रू बनाया गया है, अजम्पशन बेस्ड होता है, जिसमें कि कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हमें खुद को नहीं पता कि वो हमारी बातें एग्जैक्टली होंगी या नहीं होंगी, बट जरूरी होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए कंपल्सरी। ये प्रिंसिपल ऐसे है ना जो आमतौर पे है थ्योरेटिकल, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, तब हमारा अकाउंटिंग बेहतर होता है। जो नहीं करेगा तो उनका चीज़ें बिगड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज इट इज अजम्पशन बेस्ड, बट करने से क्या होता है चीज़ें बेहतर वे में चलती हैं। एंड लास्ट पॉइंट, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब 20 प्रिंसिपल्स जो हम यहाँ पढ़ेंगे अंडर कॉन्सेप्ट, जो यहाँ लिखे हुए 5 लिख के रखे हम, तो ये सारे जो प्रिंसिपल हमारे हैं, ये मैंने 5 लिखा है, कॉन्सेप्ट में कम से कम 8-9 प्रिंसिपल आता है। और दोबारा कह रहे हैं हमारा इस पूरे चैप्टर का बेस क्या था, वी हैव टू डिस्कस ऑन प्रिंसिपल्स। तो पहले इतना एक बार देखो, फिर अगले 2 मिनट के बाद आगे बात कर रहे हैं। ओके, अब आते अपने 5 प्रिंसिपल्स पे। हमें इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में जितना मैंने लिखा है ग्रीन से, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन इस तरह एग्जाम में लिख कर नहीं आना है। दोबारा कह रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, ऐसे में एग्जाम में नहीं करना है। बुक में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है मिनिमम 8 से 9 लाइन में। तुम्हारे पास जो भी बुक होगा, एस शर्मा, DK गोयल, डजंट मैटर, बट थोड़ा सा किताब में देखना, और जितनी बातें वहाँ लिखा है हम वो सारी बातें यहाँ बोल देंगे समझाते वक्त। तो अगले 5 मिनट में हम लोग बात करते हैं इन 5 प्रिंसिपल्स पे, 1-1 मिनट ईच इनफ है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान जाओ सर, दैट्स इनफ। तो पहला क्या लिखा है, हम लोग 1 पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्या लिखा है,
नाम पढ़ो। ये भी हमारा एक अजम्पशन है, हम ये एक बात मान के चलते हैं कि बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है मतलब ओनर और जो बिजनेस हो रहा है ये दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं, बोथ आर सेपरेट, दे बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कल को ओनर छोड़ दे बिजनेस को, कोई दूसरा टेक ओवर कर जाए तो भी बिजनेस चलता रहेगा। मतलब कहने क्या है भाई, अगर आज हम मुकेश अंबानी को हटा दें पूरे रिलायंस ग्रुप से तो क्या पूरा वो रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो जाएगा? उस पर डेंट आएगा थोड़ा बहुत, दूसरा पर्सन कोई अगर आएगा तो, लेकिन स्टिल वो बिजनेस तो रहेगा ना। रतन टाटा जब डेथ हुआ था तो क्या उसके बाद पूरा टाटा ग्रुप बंद हो गया? कोई दूसरा चला रहा है उसको, जो भी जिनको उन्होंने सौंपा होगा काम को, या जिनको उन्होंने काम सौंपे जाने की बात कहा होगा। तो मतलब कहने क्या है, एक ओनर और एक बिजनेस दोनों अलग होते हैं, तुम उनको ज्वाइंटली नहीं दे सकते हो। हाँ ये बात अलग है कि दोनों साथ में काम करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बिजनेस के नाम पे होते हैं। ओनर तो वहाँ पे एज अ क्रिएटर होता है कि जिसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, उसको हम अलग रखते हैं, और बिजनेस सारे एक्टिविटीज बिजनेस के नाम पे होते हैं। तुम जब कुछ खरीदते हो, लाइक एप्पल कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे एप्पल आईफोन या जो भी है वो नाम लिखा होता है, उनका टैग लगा होता है, लोगो लगा होता है, ना कि कंपनी के ओनर का लगा होता है। या तुम किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लिखा होता है बिल के अंदर, उस रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है ना बिल पे। ये क्या दिखाता है कि दोनों को हमने अलग रखा है। अलग क्यों रखा है? ताकि इनका अपना एक वजूद बना रहे। किसका? उस बिजनेसमैन का, सॉरी उस बिजनेस हाउस का, उस फर्म का, ताकि कल को तुम जब बेचोगे बिजनेस को तो उसका एक ब्रांड इमेज रहे मार्केट में, पैसा वापस पाने के लिए जिसको तुम बेचोगे बिजनेस अपना। तो ओनर उसमें रहेगा, वही काम करेगा, लेकिन एट द एंड वो सेपरेट है बिजनेस से, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड या सारे बिजनेस के काम काज किसके नाम पे होंगे? बिजनेस के नाम पे होंगे। ओनर सिर्फ एज अ वहां पे रहता है उस काम को करने के लिए, और ही बिहेव एज लाइक क्रिएटर टू द फर्म। जो पैसा वो लगा रहा है इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल इन द फर्म। जो पैसा वो लगा रहा है क्या कहलाएगा? वो। इसी बिहाफ पे एक और प्रिंसिपल है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये सब ऐसे प्रिंसिपल है ना जो हमको अजम्पशन भी दिखाता है कि हमने ये मान के चला है कि जब बिजनेस करो हर वो चीज जो मनी के टर्म में वैल्यूड है उसको रिकॉर्ड में लाना है, अदरवाइज रिकॉर्ड में। जैसे तुम्हारे यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ हैं, वो पूरे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा रखे हैं बिहेवियर, सबसे अच्छे से ग्रीट करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्या इसको भी रिकॉर्ड में ले आओगे? क्या ये मनी टर्म में कन्वर्टेबल है? नहीं। किसी क्वालिटीज़ को हम रिकॉर्ड में लाते नहीं हैं, बट हमारे पास कितने मशीन हैं वो रिकॉर्ड में आता है। और कैसे आता है? हमारे पास 4 मशीन है, तो क्या वी रिकॉर्ड 4 मशीन इन द बिजनेस रिकॉर्ड? 4 लिखते हैं क्या? नहीं। उन 4 मशीन का वैल्यू कितना है? मे बी एक मशीन का वैल्यू 10 लाख है, तो 4 कितना हो गया? 40 लाख। मल्टीप्लाई करना है तो हम रिकॉर्ड में 40 लाख लिखेंगे, ना कि 4, है ना। तो जो भी हमारे पास है हम उसके मनी टर्म में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड में लाते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ अगर नॉन मनी में कन्वर्टेबल है, सॉरी जो मनी में कन्वर्टेबल ना हो, हम उसको रिकॉर्ड में, मतलब बुक्स के रिकॉर्ड में वही आएगा। तुम स्कूल में लड़ाई कर ले रहे हो, क्या वो मनी में कन्वर्टेबल है? नहीं। बट जहां उस तोड़ फोड़ कर दिए अब मनी में कन्वर्टेबल है, तुम पे फाइन लगेगा, उसका रिकॉर्ड बनेगा, तुमसे पैसा मांगा जाएगा। विच मीन्स कि जो चीज मनी में मेजरेबल होता है वो रिकॉर्ड में आता है, उसको आना ही चाहिए या लाना ही पड़ेगा, और जो मनी में कन्वर्टेबल नहीं है वो रिकॉर्ड में। कोई स्ट्राइक बैठ गए एम्प्लॉइज, एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या मनी में कन्वर्टेबल है? एम्प्लॉइज स्ट्राइक, धरना बैठ गए, कह रहे काम ही नहीं करेंगे एक दिन तक, तो वो तो मनी में कन्वर्टेबल है नहीं, तो उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है। ये बता चुके हम। ये भी हमारा एक अजम्पशन है कि बिजनेस करो तो लंबे समय तक करने के माइंडसेट से रहो। अगर हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें बैठा के और पढ़ा रहे यूट्यूब पे, तो हम जिस दिन ये डिसीजन लिए थे कि हम अब डेज वाइज अपलोड करेंगे, बिलीव मी मैंने उस दिन इसको कनेक्ट करो एज अ फॉर अ वाइल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। देखो ऐसा है नहीं, बस एग्जांपल दे रहे हैं, इमेजिनेशन करो। मैंने उस दिन ये मान लिया था 30 मार्च को, जब मैंने डिसीजन लिया था 29 से 30 मार्च को,
कि अब जब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से ये सिलसिला वीडियो बना के अपलोड करने वाला, तो ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, बट कब तक चलाएंगे ये भी नहीं पता। मतलब लंबे समय तक चलाएंगे, मान के चल रहे हैं पूरे साल चलाएंगे, क्या पता नेक्स्ट ईयर भी चलाएं, क्या पता इसको और अपग्रेड करें, मतलब ये सब आगे देखा जाए। बट इसको कर रहे हैं सिर्फ 1 महीने के लिए, बच्चों को खुश कर देंगे पढ़ा के इस तरीके से, फिर बंद कर देंगे अपलोड करना। जब ऐसे ही मुझे करना है 1 महीने में बंद करना है, तो इट्स बेटर आज ही बंद कर दें, है ना। बट ये सिलसिला कैसा होना चाहिए कि जब कोई काम करो तो लंबे समय तक करने के माइंडसेट से उस काम को पकड़ो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो ये बिजनेस में भी लागू होता है कि बिजनेस कर रहे हो तो ये मान के चलो बिजनेस तुम्हें लंबे समय तक करना होगा। ये कोई 1 डे बिजनेस नहीं होता है, ऑल डेज विथ टोटल 24/7 डेज का बिजनेस होता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये इसका कंटिन्यूएशन है। जब मुझे ये पता है कि हमारा बिजनेस एवर लास्टिंग चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका जो रिकॉर्ड है मेंटेन करना चाहिए, हाँ ना। बट जब मेंटेन करेंगे तो हम बताओ रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करते हैं। चैप्टर 1 हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। अब इमेजिन करो जब बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा तो तुम बिजनेस का पोजीशन जानो कैसे। जब बिजनेस बंद नहीं होगा तो बिजनेस का जो पोजीशन है, जो प्रॉफिट लॉस है, कैसे जानोगे। तो कहीं तो तुम्हें रुकना पड़ेगा एटलीस्ट 1 दिन के लिए सही। तुम भले बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो बट बिजनेस को 1 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, उसके एक्टिविटीज को, ताकि हम जान पाए कि अभी तक हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ वही है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अपने पूरे लाइफ स्पैन को, बिजनेस के पूरे लाइफ साइकिल को हम ब्रेक करते हैं पीरियड वाइज, जो कि आमतौर पे 1 साल का होता है, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि हर 1 साल तक जितना डेटा कलेक्ट हुआ, ये माना जाता है कि पहले उस 1 साल के डेटा को एनालाइज कर लो, उससे जान लो कि तुम्हारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है आज, और फिर अगले साल के लिए फिर क्या कर दो, सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कर लो। इससे ये होता है ना कि तुम 1-1 साल में अपने परफॉर्मेंस को बहुत कंफर्टेबली जान पाते हो। और इसमें ये होता है कि भाई अगर तुम्हें गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड करना डेटा अपने कंपनी के बारे में, तुम्हें बैंक को प्रोवाइड करना है लोन पाने के पहले, ये सब हो सकता है जब तुम डेटा को अपना ब्रेक करते हो। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जब बनाने की बात आएगी, तुम अपने बिजनेस के साइकिल को ब्रेक करते हैं ईयर वाइज, जो मोस्टली 1 साल का होता है। इट कैन बी 6 मंथ ऑल्सो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 3 मंथ या मंथली 1 मंथ, बट मोस्टली क्या होता है 1 साल का। स्कूल में भी क्या होता है, तुम्हारे पढ़ाई कैसे ब्रेक किया गया है, सीबीएसई ने क्या किया है, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो स्कूल लाइफ में कैसे ब्रेक किया गया, ईयर वाइज, कि अभी तुमने पहले क्या पढ़ लिया, प्री नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 से लेकर 12 तक। हमने यहाँ पढ़ाई को भी ब्रेक किया 1 ईयर का, कि एक बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा आगे चल रहा है देखते हुए चला जाए, कि उसका कैसा था 10th में, कैसा था 11th में, अब कैसा रहेगा 12th में। तो इसी तरह बिजनेस के भी साइकिल को ब्रेक किया गया ताकि उसको समझने में दिक्कत ना है, उसके परफॉर्मेंस को जानने में दिक्कत ना है। एंड लास्ट क्या लिखा है, बहुत सिंपल ही बात हो, जब भी अपने बुक्स के रिकॉर्ड, अपने एसेट्स के वैल्यू को रिकॉर्ड करो, बुक्स के अंदर जितने का हमने परचेज किया है हम वो रिकॉर्ड करें, ना कि नॉट मार्केट वैल्यू। जैसे एक मशीन हमारे पास है, हमने जब मशीन परचेज किया उसका वैल्यू मान लेते हैं रहा होगा 10 लाख जब ने परचेज किया था। परचेज करने के 1 साल बीतने के बाद उस मशीन का वैल्यू मार्केट में हो चुका है 7 लाख, और जब मैंने परचेज किया था उस टाइम कितना था 10 लाख। तो जब 1 साल बीतेगा, अब अपने बुक्स के रिकॉर्ड में क्या लिखे हैं, 10 लाख कि 7 लाख। अगर तुमने लिखा 7 लाख तो पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, 10 साल बाद कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे उस मशीन का वैल्यू एक्चुअली कितना था, तुमने कितने में लिया था। मार्केट वैल्यू में तो वही फ्लक्चुएट होता है, कभी घटे कभी बढ़ेगा। इट्स बेटर तुमने खुद में कितने में लिया था वो अमाउंट लिखो इनिशियली। हाँ, अब उसके बाद घट रहा है बढ़ रहा है वो तुम चेंजेस कर लो, बट स्टार्टिंग के बिगनिंग समय पे फॉर द फर्स्ट ईयर जब परचेज करते हो, हमेशा उस समय अपने उस एसेट्स का वैल्यू हिस्टोरिकल क्या होता है, परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड मिलाओ।
अब उसके बाद वो मशीन अगर है तो वैल्यू घटेगा। तुम हर साल घटा तो चलेगा, आज 10 लाख का था, तुमने इस्तेमाल किया 1 साल, नेक्स्ट ईयर वो 9 लाख का हो गया, नेक्स्ट ईयर वो 8 लाख का, ये कर सकते हो। बट तुम ये कहो कि हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपने अमाउंट को फ्लक्चुएट करते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट अकॉर्डिंग तब बात आता है जब तुम बेचने जा रहे हो एसेट्स को, बट यहाँ पे बेच कहाँ रहे हो, बेचते किसी एक ही बार हो ना, किसी एक दिन बेचते हो। बट जब परचेज की हो तो परचेज के टाइम पे जितना हमने पे किया हम उस अमाउंट को रिकॉर्ड में लाते हैं ताकि जान पाएं कि एक्चुअली हमको वो चीज़ कितने का पड़ा था परचेज के टाइम पे। भाई तुमको अगर सच में जानना होगा कि मुझे ये बेंच कितने पड़ा जिस साल मैंने परचेज किया था, तो मुझे क्या करना है, सिंपली उस साल का डेटा ओपन करें और वहाँ जितना अमाउंट निकलेगा वो जान लें। अब इसका आज कितना कीमत है वो हम जब बेचेंगे वहाँ चल जाएगा, जब बेचेंगे तब। बट कितना मैंने परचेज के टाइम पे किया था मुझे अगर वो जानना है तो कैसे होगा? जब हम बुक्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त जिस साल इसको परचेज किया होगा उसको हम परचेज वैल्यू पे लिखे होंगे तो ही काम बनेगा। अभी हम इन सब प्रिंसिपल को डिस्कस किए शॉर्ट में, और मेरा कोशिश था तुमको प्रिंसिपल चैप्टर से थोड़ा पहले इन्वॉल्व कराए। कल जब मिलेंगे तो हम कल टोटल ऑल 14 या 12 जितने प्रिंसिपल बुक में है दोबारा पूरा लिखेंगे हम, और कल का पूरा लेक्चर मे बी 40 या 15 मिनट चले जाए, कल का पूरा लेक्चर टोटल वाइंड अप रहेगा इस पूरे प्रिंसिपल को टू द प्रिसाइज पढ़ने में। बट आज जितनी बातें जाने हैं वो हमारे इस चैप्टर से हमको इन्वॉल्व कराया है। कल टू बी फेयर इनफ हम लोग सिर्फ बात करेंगे प्रिंसिपल पे एंड थोड़ा ढंग से चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत लंबा जाना चाहिए वीडियो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग कल ये पाँचों प्लस जो इसके आगे की बातें हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस एक बात ध्यान सुन लो, हम चाहें तो तुमको इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट में बताकर वाइंड अप कर सकते हैं ताकि मेरा वीडियो जाए 15-20 मिनट। बट हम जो बातें 12th के बच्चों से कहें वो तुमसे भी कह दे रहा हूँ, तुम लोग से भी कह दे रहा हूँ कि मेरा सिंपल सा मानना है, अभी तुम लोग सीखने के लेवल पे हो, समय वही सीखने वाला चल रहा है, कोई एग्जाम प्रेशर नहीं है। तो इस वक्त चीज़ों को इतना परफेक्टली सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। तुम इसको एज लाइक पूरा समझो स्कूल की तरह कि चीज़ों को एकदम प्रॉपर सीखा जा रहा है समय दे करके। जब एग्ज़ाम अभी बहुत दिन बाद है, अगले साल फरवरी में होता है एनुअल ना, तो हम लोग उसी क्रम में पढ़ रहे हैं, पैनिक नहीं है कि हमको जल्दीबाजी में खत्म करना है। तो कल प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इतनी बातें बुक से थोड़ा रिवाइज करना, ठीक है? चलो इतना देख लो, नेक्स्ट हम लोग कल जब मिलेंगे चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। बाकी कल इसको वाइंड अप करते हैं फिर, ठीक है ना? चलो बेटा, धन्यवाद।